नमस्कार दोस्तों। तो आज के हम डिस्कशन में जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का जो पेपर हुआ है, सबके तोते गिर गए हैं, सब उदास हैं और सब विनोद से पूछ रहे हैं क्या हुआ विनोद। इस बात को आप समझेंगे। तो इसके संदर्भ में हम कुछ पेपर के आंसर की डिस्कस करने वाले हैं विद वैलिड प्रूफ के साथ, और इसमें कोई विसंगति नहीं होगी। अगर यूपीएससी पेपर सेट करने वाले ने अगर बिल्कुल सही बनाया होगा पेपर, तो इसमें कोई आपको विसंगति देखने को नहीं मिलेगी। इस हिसाब से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, विथ वैलिड प्रूफ के साथ इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे और ध्यान से आप इसको देखेंगे, और ये भी आप देखेंगे कि यूपीएससी ने प्रश्न क्यों पूछा, अक्सर इसको क्यों यूपीएससी ने उठाया, इस प्रकार के प्रश्न को यूपीएससी ने क्यों पूछा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यूपीएससी ने ये वाला प्रश्न पूछा, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। इस प्रश्न ने यूपीएससी ने पूछा एमएसएमई के संदर्भ में। यूपीएससी ने बात की, इसमें उन्होंने कहा कि माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, जो एक्ट है 2006 का, वो मीडियम इंटरप्राइजेस किसके मध्य होता है, 15 करोड़ और 25 करोड़ के मध्य मसेदी के संदर्भ में, इन्वेस्टमेंट के संदर्भ। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया था, पहले गाइडलाइन ये थी, लेकिन बाद में सरकार ने इसको रिवाइज किया और कहा कि अगर जो मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विसिंग जो एमएसएमई है, उनकी गाइडलाइन को दोबारा से हम रिवाइज कर रहे हैं। एक इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में है, एक टर्नओवर के संदर्भ में है। इसके आपको माइक्रो, इसको आप स्मॉल, इसको आप मीडियम इंटरप्राइजेस बोलेंगे। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट में अगर कोई एमएसएमई का इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ से कम है तो उसको माइक्रो बोलेंगे। इन्वेस्टमेंट अगर 10 करोड़ से कम है तो इसको स्मॉल बोलेंगे। इन्वेस्टमेंट अगर 20 करोड़ से कम है तो उसको हम मीडियम बोलेंगे। ठीक है, और इसमें यूपीएससी ने क्या प्रश्न पूछा है कि 15 से 25 करोड़ के मध्य अगर आपको देखने को मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियम बोलेंगे, जबकि इसकी लास्ट लिमिट क्या है, 20 करोड़ की। इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है बेटा, गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने प्रश्न पूछा, काफी टिपिकल ऑप्शन है, काफी गहराई से अगर डीपली बच्चों ने पढ़ा होगा, आरबीआई की वेबसाइट को अगर देखा होगा, कि कुछ जनरली कोचिंग की नोट्स में इस टाइप के स्टेटमेंट आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि ऑल बैंक लॉन्स टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। जैसा कि आपको पता है, प्रायोरिटी सेक्टर होता है, उसमें कुछ 40% एनएस एन डीएल का जो हिस्सा रहता है, उसको जो कॉमर्शियल बैंक रहते हैं, कुछ अदर बैंक रहते हैं, जो डिफरेंशिएट बैंक रहते हैं, उनको 75% पीएसएल सेक्टर को देना पड़ता है, लैंडिंग करनी पड़ती है। अब इस स्टेटमेंट तो अगर हम केवल यहाँ से देखें, देखो ये आरबीआई का सर्कुलेशन है कि ऑल बैंक लोन टू एमएसएमई conforming to the above guideline qualify to the classification under the प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, लेकिन इसमें अगर आप आएंगे तो इन्होंने कहा है कि ऐसी एमएसएमई जो इंगेज हो किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन ऑफ गुड में, एंड एनी इंडस्ट्री जो कि फर्स्ट शेड्यूल में हो, इसके तहत इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, और कोई सर्विसिंग में इंगेजमेंट हो। अगर ये ऊपर वाली कंडीशन अगर होल्ड होती हैं तो जितने भी लोन होंगे एमएसएमई के, वो कहाँ जाएंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में होंगे। इस बात को आपने समझा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे लोन प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं है। बारीकी से अगर स्टेटमेंट को देखें, कुछ अदर एमएसएमई भी हो सकती हैं जो किसी और फील्ड में काम कर रही हैं। ठीक है, अदर फील्ड में काम कर रही हो, तो उस संदर्भ में ये स्टेटमेंट अगर एब्सोल्यूट वे में देखा जाए तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, आपका हमको गलत दिखाई देता है। तो इसका आंसर ओनली क्या होगा, 1 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना आपने समझा। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा कि सेंट्रल बैंक अगर डिजिटल करेंसी के संदर्भ में बात कीजिए, इन्होंने कहा इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट
इन ए डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। तो चर्चा में क्यों आया? चर्चा में इसलिए आया, रसिया ने यूक्रेन पे क्या किया, वार घोषित कर दिया। तो वहां पे यूएसए ने क्या किया, रसिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करने का प्लान बनाया और रसिया के ऊपर बैन लगाया। तो प्रश्न ये उठने लगे कि रसिया अगर स्विफ्ट सिस्टम से बाहर हो जाएगा तो वो अपना जो बैंकिंग पेमेंट सिस्टम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिस्टम है, कैसे कर पाएगा? ठीक है, इस बात पे प्रश्न उठा। सबसे पहले शिफ्ट सिस्टम का मतलब ये रहता है कि आप अगर को कोई पेमेंट करना है फॉरेन में तो आप अपने अकाउंट के साथ और शिफ्ट कोड के साथ जाएंगे बैंक में, और वो बैंक आपकी मनी को दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर देगा शिफ्ट कोड को वेरीफाई करने के बाद। तो शिफ्ट क्या है कि मैसेजिंग सिस्टम है कि आपका पैसा यहाँ से इस बैंक में दूसरी बैंक में ट्रांसफर हो रहा है। इस बात को समझेंगे। तो रसिया ने क्या कहा कि रसिया को पता था कि हमारे पास इन फ्यूचर में यूएसए के द्वारा बैन लगेगा। तो रसिया ने क्या किया, अल्टरनेटिव शिफ्ट का है जो कि शिफ्ट की तरह ही काम करता है, SPFS, इसको डेवलप कर लिया। और अगर इसको डेवलप कर लिया तो इसका मतलब है कि रसिया अगर शिफ्ट सिस्टम से बाहर हो भी जाता है तो इस सिस्टम के अनुसार वो क्या कर पाएगा, पेमेंट कर पाएगा। ठीक है, और पेमेंट अगर वो कर पाएगा तो इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी है कि अगर शिफ्ट सिस्टम के बिना कोई अदर पेमेंट कर पाए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसलिए इन्होंने पहला ऑप्शन इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से गलत हो। ये न्यूज आपको द हिंदू की देखने को मिलेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि अगर डिजिटल करेंसी है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है तो उसके साथ एक कंडीशन है, प्रोग्राम है कि उसको एक टाइम मैनर में आपको स्पेंड करना पड़ेगा। जब आरबीआई डिजिटल करेंसी लैंडिंग की बात कर रही थी, अदर कंट्री भी डिजिटल करेंसी लेके आए हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है। आरबीआई ने कहा था कि जो ई रुपी होगा, क्या होगा बेटा, ई रुपी होगा, वो रुपी के बराबर होगा, इसको इस एक दूसरे में एक्सचेंजेबल होगा। तो अगर कोई व्यक्ति ई रुपी को अपने बैंक अकाउंट में रखेगा तो वो अगर एक कंडीशन लगा दी जाएगी कि आपको टाइम मैनर में इसको खत्म करना पड़ेगा, इसको स्पेंड करना पड़ेगा, तो वो ई रुपी क्यों लेगा? और आरबीआई ऐसी पॉलिसी लेके क्यों आएगा कि इसको टाइम मैनर में उसको खत्म करना पड़े? ये तो पॉलिसी को अगर समग्र रूप से देखा जाए तो बिल्कुल गलत है। इस हिसाब से आप देखा जाए तो इस संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये ऑप्शन गलत है। ओनली ऑप्शन क्या है, पहला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक टर्म आया बीटा जो कि फाइनेंशियल सिस्टम से आपको देखने को मिलेगा। अब यूपीएससी ने क्या पूछा, देखो इस टर्म चर्चा में था कब, 29 जून 2017 को। उन्होंने कहा कि व्हाट डज बीटा मीन इन फाइनेंस। ये द हिंदू की न्यूज है। इसमें उन्होंने कहा बीटा एक टर्म होता है, अगर बीटा की वैल्यू हायर होती है, मतलब बीटा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर इस न्यूमेरिकल वैल्यू हायर होती है इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट क्या कर रहा है, क्रैश की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा है ना, सीकिंग इन्वेस्टर हाई रिटर्न, मतलब यहाँ पे पढ़ोगे ना, मेजर द वॉलेटिलिटी ऑफ स्टॉक एनी अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, तो इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी और बीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि स्टॉक मार्केट कैसा है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टॉक विथ लो बीटा कंसीडर किया जाता है, मतलब कि रिस्कियर रहता है। स्टॉक विथ हाई बीटा आपको अदर रिस्कियर क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 2017 में इन्होंने पूछा, ये न्यूज में था, यूपीएससी प्रश्न आज पूछ रही है। इसका मतलब क्या है, यूपीएससी पूरी कटिंग को अपने पास रखती है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, कटिंग को पास नहीं रखती है। ठीक है, इस हिसाब से आपको सारी न्यूज देखना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए। जो बेटा होता है वो कहीं ना कहीं एक रिव्यूटिंग सिस्टम भी होता है, जो वायरस वगैरह आ जाते हैं उसको रिव्यूट करना होता है, तब बेटा का उपयोग होता है। बेटा बहुत सारे एप्लीकेशंस भी होता है, उनका जो बहुत सारा न्यूज वर्जन रहता है बेटा के फॉर्म में ही आता है। तो इस हिसाब से बहुत सारे जो विद्यार्थी थे कंफ्यूज हो गए, तो इसका सही आंसर आपको डी के संदर्भ में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 आया। 4 में इन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है,
तो ये प्रोग्राम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं लेके आया था, 1991 और 1992 में नाबार्ड के द्वारा इसको लेके आए थे, इन्होंने इसका कंसेप्ट किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब है कि गांव में आपके मोहल्ले में कोई 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्तियों ने कहा कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें। तो 5 व्यक्तियों ने कहा आप 100 रुपए दे दो हमको, और एक कलेक्शन हो गया हमारा पूरा 500 रुपए, और 500 रुपए से हम क्या चला देंगे, एक बिजनेस चला देंगे। ठीक है, इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको जनरली भाषा में मोटे मोटे तौर पे हम इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी जितनी भी गाइडलाइन है वो कौन डिसाइड करता है, नाबार्ड करता है। ठीक है, कौन करता है बेटा, नाबार्ड करता है। अब पहला ऑप्शन तो गलत है, यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन गलत है। इनमें इन्होंने कहा है कि इन ए सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल द मेंबर ऑफ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए लोन दैट एन इंडिविजुअल रिमेंबर टेक। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, इसका मतलब है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम कर रहे हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व पे काम कर रहे हैं। अगर सामूहिक उत्तरदायित्व पे काम कर रहे हैं, अगर किसी एक पे अगर संकट आता है तो उस ग्रुप के सभी लोग क्या होंगे, संकट का समाधान करेंगे, सभी लोग क्या हो जाएंगे, हनुमान जी बन जाएंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन सही होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अब उसमें टेक्निकल गाइडलाइन क्या है ये आपको देखना पड़ेगा, लेकिन अगर बेसिक कंसेप्ट पर जाएं तो आपको ये ऑप्शन सही आपको देखने को मिलेगा। अब नाबार्ड के द्वारा जो कॉमर्शियल बैंक रहते हैं, रूरल रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक रहते हैं, उनको रीफाइनेंसिंग किया जाता है। नाबार्ड का एक काम है सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम को भी बढ़ावा देना, तो रीफाइनेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी तो किया जा सकता है। तो आरआरबी और शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के द्वारा भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दिया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें आप आएंगे, 5th क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा क्यों, पहले इस बात को देखें। 2021 में चर्चा हुई कि अगर हम हेल्थ का जो आपको सब्जेक्ट है जो वर्तमान में स्टेट लिस्ट में आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दें तो 2.5% जो सरकार को खर्च करना है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिससे हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, बूस्ट होगा। तो इसलिए हमको इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए, ऐसा एन के सिंह पैनल ने कहा। किसने कहा बेटा, एन के सिंह पैनल ने 2021 में चर्चा में 2021 में था। इन्होंने कहा कि एन के सिंह पैनल वाला, उन्होंने कहा कि कोविड पेंडेमिक भी आया था, उसके कारण बहुत सारे इश्यू हमारे सामने आए, उन्होंने कहा कि इसको आप कंकरेंट लिस्ट में डाल दो, इसलिए इसने प्रश्न पूछ लिया। ठीक है, 2021 की बात है, प्रश्न 2023 में पूछ रहे हैं। तो है स्टेट लिस्ट में आपको पब्लिक हेल्थ आपको इधर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कोई चीज स्टेट लिस्ट में है तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, स्टेट की होगी, तो वही बात लिखा है। अंडर इंडिया डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइज। ये स्टेटमेंट तो सही है। पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं, इंडिया पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जरली फोकस ऑन क्यूरेटिव विथ लिमिटेड प्रिवेंटिव। क्यूरेटिव का मतलब है, मान लो आपको बुखार आ गया, फीवर आ गया, और फीवर आने के बाद अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इसको बोल रहे हैं क्यूरेटिव, मतलब कि आपने फीवर को क्या किया, दवाइयों के माध्यम से उसको क्योर कर दिया। प्रिवेंटिव का मतलब है आपने अपनी हेल्थ को इस तरीके से किया, इस तरीके से रखा, आपने इम्यूनिटी सिस्टम को इस तरीके से बिल्डअप किया कि आपको फीवर आए ही ना। इसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव, मतलब कि आपने फीवर को आने से रोका। ठीक है, और कोविड के दौरान भी ये चर्चा में था। तो हमारा जो लार्जली सिस्टम है वो अभी क्यूरेटिव पे भी काम कर रहा है, पहले कोई बीमारी हो जाए उसके बाद हम उसको सही करने पे ध्यान देते हैं। बहुत सारे रिसर्च पेपर, बहुत सारी चीज़ों में हमारे सामने आया कि हमको प्रिवेंटिव की ओर ध्यान देना चाहिए, और प्रिवेंटिव की अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा जो जीडीपी का हेल्थ जो एक्सपेंडिचर है उसको हमें 2.5% के आसपास लाना पड़ेगा, इसलिए इसने प्रश्न पूछा। अब स्टेटमेंट तो दोनों सही है, तो ये वाला, ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, इन दोनों में से ही होगा। तो ये एक्यूरेट व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका कोई इससे कोई संबंध आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो ये चीजें हमने देखा।
तो एक्चुअली मेरे पास टाइम कम था, तो इसलिए हमने कुछ 5 ही क्वेश्चन लिए हैं। जैसे टाइम मिलेगा मैं सारे क्वेश्चन का डिटेल वे में एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेके आएंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ आज का जो हमारा डिस्कशन है, नेक्स्ट जो होगा उसमें हम अधिकांश प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे विथ प्रूफ के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई राय है, अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपके कमेंटों का, आपकी सजेशंस का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।